हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं सौरभ चौधरी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर देहरादून, और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बेहद खास वीडियो जो कि रहने वाली है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि सीएचओ के वर्क प्रोफाइल के बारे में कि सीएचओ क्या काम करते हैं और उनके 15 इंसेंटिव पॉइंट्स क्या हैं। जो कि हाल ही में जो हमारे 15 इंसेंटिव पॉइंट्स हैं वो अपडेटेड हुए हैं, उसमें कुछ सब पॉइंट ऐड किए हुए हैं। तो मैं वो पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे क्वेश्चन पूछे थे, कमेंट्स में भी पूछा था कि सर सीएचओ की जो वर्क प्रोफाइल है उसके बारे में एक वीडियो बनाइए, 15 इंसेंटिव पॉइंट्स के जो अपडेटेड वर्जन है उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो बिल्कुल आज ये वीडियो उस पूरे चीज को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और जो सीएचओ पोस्टेड हैं उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों, हम अपने 15 इंसेंटिव पॉइंट्स में सबसे पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो कि है प्रोपोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर्ड हु रिसीव्ड एएनसी एज पर शेड्यूल ड्यू डेट। यानी कि ऐसी महिलाओं का, प्रेग्नेंट महिलाओं का अनुपात जो ने रजिस्टर्ड किया गया है, साथ ही उनको ड्यू डेट से पहले एएनसी केयर प्रोवाइड की गई है। तो इसमें ये होता है कि जैसे आपकी पॉपुलेशन, मान लेते हैं कि आपकी पॉपुलेशन है 6000 और आपका जो ईयरली प्रेगनेंसी यानी एएनसी रजिस्ट्रेशन का टारगेट है वो है 108 यानी कि 108। तो आपका जो मंथली टारगेट निकलेगा वो निकलेगा कि आप 108 में 12 का भाग देंगे, जो निकल के आ जाएगा आपका 9। तो अब मान लिया कि आपका मंथली टारगेट जो है वो एएनसी रजिस्ट्रेशन का 9 है, तो आपको पूरा इंसेंटिव लेने के लिए उसका 80% करना रहेगा। अब 9 का 80% जब आप निकालेंगे तो मान लेते हैं कि 8 आ गया, तो आपको 8 एएनसी रजिस्टर्ड करनी है ताकि आपको अपना पूरा इंसेंटिव यानी कि 1 पॉइंट का 1000 जो आपका इंसेंटिव मिलता है वो मिल सके। अब वो करनी कैसे है? तो सबसे पहले तो आपको अपनी कम्युनिटी में जो आपका फील्ड है उसमें 8 प्रेगनेंसी यानी 8 प्रेगनेंसीज को फाइंड आउट करना है, वो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही उनको फाइंड आउट करना है। उनकी सारी डिटेल्स लेनी है और उनको फर्स्ट एएनसी केयर यानी कि फर्स्ट एएनसी विजिट प्रोवाइड करनी है। वो सब काम जब आप कर देंगे, उनकी डिटेल्स आपके पास आ जाएगी, तो उन्हें आपको आरसीएच पोर्टल पे अपडेट करना रहता है। जब आप उन्हें आरसीएच पोर्टल पे अपडेट करते हैं तो उनको आरसीएच आईडी मिलती है, जिसे आप संभाल कर रखते हैं ताकि आगे भी उसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ विजिट तक अपडेट कर सकें। उसके बाद उनकी डिलीवरी होने के बाद भी उन्हें अपडेट करना रहता है, और फिर न्यूबॉर्न जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद न्यूबॉर्न को भी आईडी मिलती है और न्यूबॉर्न को भी अपडेशन करना रहता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो है वो है हमारा प्रोपोर्शन ऑफ न्यूबॉर्न हु रिसीव्ड एचवीएनसी सर्विसेज। एचवीएनसी सर्विसेज से मतलब आप सभी जानते हैं होम बेस्ड न्यूनेटल केयर, यानी कि ऐसे बच्चे जिनकी होम डिलीवरी हुई है उनको आसास एएनएम और सीएचओस के द्वारा होम बेस्ड न्यूनेटल केयर प्रोवाइड की जाती है। और जब ये केयर कंप्लीट हो जाती है यानी कि 6 to 7 विजिट इसमें हमने करनी रहती है, और वो विजिट जब हमारी कंप्लीट हो जाती हैं तो उसके फिर रिकॉर्ड्स को हमें आगे फर्दर सबमिट करना रहता है, जिसके बाद आसास को भी इसका इंसेंटिव मिलता है। अगला जो इसमें तीसरा पॉइंट है वो है प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन अप टू 2 years एज हु रिसीव्ड इम्यूनाइजेशन एज पर ड्यू डेट, यानी कि 2 साल तक के उन बच्चों का अनुपात जिन्हें ड्यू डेट तक इम्यूनाइजेशन किया गया है, यानी कि उनको सारा वैक्सीन उनकी लगा दी गई है, उनका अनुपात। जब आप इसका भी टारगेट का 80% जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको आपका इंसेंटिव मिल जाता है, जो कि आपका 1000 पर पॉइंट है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आपका आता है वो आता है प्रोपोर्शन ऑफ केसेज रेफर्ड फॉर टीबी स्क्रीनिंग। अब इसमें यह है कि आप कैसे निकालेंगे टीबी स्क्रीनिंग के लिए आपने कितने केसेस रेफर्ड करने। तो आपका जो टोटल फुटफॉल होता है, मान लिया कि मैंने, आपकी पॉपुलेशन है 6000 और आपका मंथली टोटल फुटफॉल है 400 का आपका टारगेट, यानी कि 400 का आपका टारगेट है, मोटा मोटा मान लेते हैं। उसके बाद जब आप प्रोपोर्शन ऑफ केसेस रेफर्ड फॉर टीबी स्क्रीनिंग निकालते हैं तो जो आपका टोटल फुटफॉल है उसका 3 to 5% आपका निकल के आता है, यानी कि 400 का 3 to 5% आपको भेजना रहेगा टीबी स्क्रीनिंग के लिए। जब आप भेज देंगे, उसकी डिटेल्स आप सबमिट करेंगे, तो उसके बाद आपका ये पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा और उसकी 80% टारगेट का 80% कंप्लीट करते ही आपको आपका इंसेंटिव पूरा मिलेगा। तो उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है टोटल फुटफॉल्स ओपीडी न्यू प्लस ओल्ड, यानी कि टोटल फुटफॉल आपके सब सेंटर पे कितने पेशेंट्स आए हैं उस रजिस्टर मंथ में। तो माना आपका टारगेट 400 है तो आप उसका 80%, मिनिमम 80% तो आपको करना ही करना है। जैसे आपका टारगेट 400 है तो उसका 4 × 8 320, तो 320 से 350 ओपीडीज आपको करनी रहेंगी ताकि आपको पूरा इंसेंटिव मिल सके। तो अब हम अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो कि है आपका प्रिपरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स 30 years और अबव हुज सीवैक फॉर्म वाज फिल्ड, यानी कि सीवैक कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट, जो कि आपके और आसास के द्वारा फिल करना रहता है। तो आशा आपको फिल करके प्रोवाइड कराती हैं और उसे ऑनलाइन भी अपडेट करती हैं एनसीडी ऐप की में, ताकि फिर आप उसकी फर्दर एनसीडी स्क्रीनिंग कर सकें। तो ये आपका इसका एक जो टोटल पॉपुलेशन मान लेते हैं कि आपकी टोटल पॉपुलेशन 6000 है, तो 6000 का जो 37% निकाल
निकालेंगे, माना कि 6000 का जब 37% निकालते हैं तो आता है 2220 यानी कि 2220। अब जब 2220 आपका एनुअली टारगेट हो गया, फिर उसके बाद आपको अपना मंथली टारगेट निकालना होता है। 2220 में आप 12 का भाग देके आपको अपना मंथली टारगेट पता चल जाता है, जो कि 185 के आसपास आता है। अब 185 जो है वो आपका मंथली टारगेट आ गया। अब इतने सीवैक आपको भरने हैं 1 महीने में, ताकि आपको अपना पूरा इंसेंटिव मिल सके। तो अब जब सीवैक वाला फॉर्म आप कंप्लीट कर लेते हैं, सीवैक 185 भर देते हैं, फिर आपकी स्क्रीनिंग स्टार्ट होती है, जिसमें कि आपकी हाइपरटेंशन स्क्रीनिंग, डायबिटीज स्क्रीनिंग, ओरल कैंसर स्क्रीनिंग होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम हाइपरटेंशन स्क्रीनिंग की। तो इसमें इसे 2 सब पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें 7A है प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल 30 ईयर्स और अबव स्क्रीन फॉर हाइपरटेंशन। उन इंडिविजुअल्स का अनुपात जिनको आपने हाइपरटेंशन के लिए स्क्रीन किया है। यहाँ मरीज नहीं है, यहाँ पे पूरी कम्युनिटी में से आपको स्क्रीन करने, चाहे वो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं या नहीं है, आपको इनको स्क्रीन करना है फाइंड आउट करने के लिए। तो ये सेम रहेगा, जितने आपने सीवैक फिल किया है उतना ही टारगेट इसका सेम रहेगा, 185 ही आपको स्क्रीनिंग करनी रहेगी। उसके बाद इसका सब पॉइंट वी है प्रोपोर्शन ऑफ हाइपरटेंशन पेशेंट्स ऑन ट्रीटमेंट, यानी कि ट्रीटमेंट पे आपके कितने पेशेंट हैं। सब पॉइंट इसका हो गया कि आपके ट्रीटमेंट पे आपके यहाँ से कितने पेशेंट इस रजिस्टर्ड मंथ में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उसके बाद आ जाता है 8A में है आपका डायबिटीज़ के लिए, कि वही प्रिपरेशन ऑफ डायबिटिक स्क्रीनिंग कितनी की है आपने, डायबिटीज़ के कितने लोगों की स्क्रीनिंग की है डायबिटीज़ के लिए। तो वो भी सीवैक के सेम रहेगा 185। और उसका सेकंड बी पॉइंट उसमें हो जाता है सब पॉइंट, जो कि आपके डायबिटीज़ जो पेशेंट है वो कितने ट्रीटमेंट पे हैं, तो वो भी आपको सबमिट करना रहेगा। तो ये इन दोनों पॉइंट्स को जो सब पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है, तो जैसे टोटल पॉइंट का 1000 मिलता है आपको इंसेंटिव, तो इन दोनों पॉइंट्स के सब पॉइंट्स का आपको 500 दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं 9th पॉइंट, जो कि नया ऐड हुआ है, वो है आपका टेली कंसल्टेशन सर्विसेज, जिसे आप EOPD ई संजीवनी के नाम से जाने जाते हैं। तो हर स्टेट में आप EOPD ई संजीवनी करते हैं, तो उसका एक टोटल टारगेट, अभी तक जो टारगेट था वो 25, एक मंथ में आपको 25 EOPD या टेली कंसल्टेशन करने रहते थे। जब आप 25 कर देते थे तो आपको पूरा इंसेंटिव मिल जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हम 10 पॉइंट की। जो 10 पॉइंट है हमारा वो है वेलनेस सेशन ऑर्गेनाइज एट HWC। वेलनेस सेशन से मतलब है कोई भी योगा एक्टिविटीज़, स्कूल विजिट, या फिर कहीं भी आपने कम्युनिटी में जाकर किसी को हेल्थ एजुकेशन दी हो, वेलनेस सेशन जैसे आंगनवाड़ी में आपने ऑर्गेनाइज किया हो, ग्राम पंचायत में ऑर्गेनाइज किया हो, कहीं भी जहाँ पे लोग होते हैं उनको आपने उनकी वेलनेस के लिए कोई भी ऑर्गेनाइज किया हो, तो वो वेलनेस सेशन है। मेनली इसमें हम अपना योगा मान लेते हैं। तो हम योगा जो है मंथ में हमें 10 वेलनेस सेशन ऑर्गेनाइज करने होते हैं, यानी कि 10 दिन योगा कराना रहता है। तो आप जब वो 10 दिन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको आपका पूरा इंसेंटिव मिल जाता है। उसके बाद हम अगला पॉइंट 11th पॉइंट जो है उसकी बात कर लेते हैं। 11th पॉइंट है हमारा वेलनेस एक्टिविटीज़ हेल्ड पर एज एनुअल कैलेंडर। तो आपकी जो वेलनेस एक्टिविटीज़ एनुअल कैलेंडर में होती हैं, जैसे कि अभी डायबिटीज़ डे गया है, या फिर वर्ल्ड हेल्थ डे आता है, वर्ल्ड हार्ट डे आता है, तो ये सारे डेज हमको सेलिब्रेट करने होते हैं और इसके लिए एक अलग से रजिस्टर्ड भी हमको मेंटेन रखना होता है, जिसमें हमें अपनी डिटेल्स लिखते हैं कि हमने इस दिनांक को ये डे सेलिब्रेट किया, इतने इसमें पार्टिसिपेंट्स थे और ये लोग मौजूद थे जो कि हमारे स्टाफ या फिर हमारे कलीग्स होते हैं, और फिर उसको नोट डाउन करके हम अपना रजिस्टर में मेंटेन रखते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 12th पॉइंट की। 12th पॉइंट है मंथली JS मीटिंग हेल्ड विद मिनिमम 60% ऑफ मेंबर्स। JS यानी कि जन आरोग्य समिति, जो कि एक कमेटी यानी कि समिति बनाई जाती है, जो कि आप अपने ग्राम प्रधान, यदि आपका रूरल एरिया में है सब सेंटर HWC, तो ग्राम प्रधान के साथ बनता है, और यदि आपका अर्बन एरिया में है तो आपका जो पार्षद होता है उसके साथ आपकी जन आरोग्य समिति का बनाया जाता है। तो उसमें आप सचिव रहते हैं, अध्यक्ष जो रहता है उसका पार्षद या ग्राम प्रधान रहता है, और जो उपाध्यक्ष जो होता है वो आपके PSC इंचार्ज, और अदर मेंबर्स की बात करते हैं तो उसमें आपकी ANM, आशाज, आंगनवाड़ीज हो सकती हैं। तो मिनिमम 60% ऑफ मेंबर्स, यानी कि माना आपके 10 मेंबर्स टोटल हैं, तो उसमें से 6 मेंबर्स को आप जब भी जन आरोग्य समिति की मीटिंग लेंगे तो उसमें उपस्थित होना जरूरी है। उसका भी अलग से रजिस्टर बनता है, उसको आपको मेंटेन रखना होता है, सारे लोगों को इसमें साइन होते हैं, सील होती हैं, और मंथ में एक JS मीटिंग करनी होती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं BHSND हेल्ड अगेंस्ट प्लान। देखिए नॉर्मल आपने देखा होगा कि आपकी BHND जो है ANMs करती हैं, वो आपके मंथ में 4 करती हैं, 5 करती हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट जो प्लान्ड नहीं होती है, हमें अनप्लान्ड तरीके से मिनिमम 2 BHND अटेंड करनी होती हैं। उसके बाद आता है BHSNC मीटिंग, यानी कि विलेज हेल्थ सैनिटाइजेशन न्यूट्रिशन कमेटी की मीटिंग होती है। वही सेम BHND थोड़ा अलग है, और BHSNC में होता है सैनिटाइजेशन न्यूट्रिशन कमेटी, वही है, इसमें भी वही मीटिंग रखनी होती है। और उसके बाद बात कर लेते हैं हम 15 पॉइंट को 2 पॉइंट में सब पॉइंट में डिवाइड किया हो गया। फर्स्ट पॉइंट है मॉनिटरिंग ऑफ रेफरल केसेस अपवर्ड, एंड सेकंड पॉइंट है मॉनिटरिंग ऑफ रेफरल केसेस डाउनवर्ड्स। तो मॉनिटरिंग ऑफ रेफरल केसेस जो अपवर्ड्स हैं
आपने रेफ़र किया है, ऐसा पेशेंट जो आपने अपने यहाँ से रेफ़र किया है हायर फैसिलिटी के लिए, तो आपको उसको मॉनिटर करना होता है कि वो हायर फैसिलिटी पहुँचा है या नहीं पहुँचा, पहुँच गया तो उसे ट्रीटमेंट मिला है, उसे रिलीफ आया है या नहीं आया। उसके बाद कर लेते हैं डाउनवर्ड्स। जो केसेस हायर फैसिलिटी गए थे उन्हें वहाँ से रिलीफ आ गया, उसके बाद उन्होंने अब आपके पास आना शुरू कर दिया है, यानी कि आपके पास आए तो वो अब डाउनवर्ड्स हो गए, यानी कि हायर फैसिलिटी से छोटी फैसिलिटी पे अब वो आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, तो आपने उनको डाउनवर्ड्स, एक रजिस्टर इसमें भी अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स का हमें मेंटेन करना होता है। तो ये आपके पूरे 15 डिटेल्स पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों में और CHOs में शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी अपने 15 इंसेंटिव पॉइंट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सके। Thank you.